वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के सेट 7 को देखेंगे, जिसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया है। हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ए. पद्म भूषण, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्मश्री, डी. भारत रत्न, ई. इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न, इनमें से कोई कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पद्म विभूषण। हमारा उत्तर जो है बी होगा। और पद्म भूषण किन्हें दिया गया? 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है, वो प्रमुख है। देखिए, जो पद्म अवार्ड दिया जाता है, पद्म अवार्ड, वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक आपका हो गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। जो ये पद्म भूषण है वो 7 लोगों को दिया गया है, ये 10 लोगों को दिया गया है और ये 102 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो कुल 119 हो गए। और इसमें जो नियम है कि एक वर्ष में 120 से अधिक पद्म अवार्ड नहीं दिए जा सकते हैं। तो इस बार 119 ही दिया गया, ये कभी भी कम है, इसलिए जो सीमा है वो बनी हुई है। हमारा उत्तर जो है पद्म विभूषण। दूसरा प्रश्न है, महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू किस राज्य से हैं? ये चर्चा में कब आए थे? जब पुलवामा अटैक हुआ था, माफ कीजिएगा, गलवान घाटी में जो हमले हुए थे चीन के और भारत के बीच में, तो उसमें ये संतोष बाबू की मौत हो गई थी, कर्नल बी संतोष बाबू की। तो बताइए, ये जो थे वो बिहार रेजिमेंट से संबंधित है, बिहार रेजिमेंट से। लेकिन बिहार रेजिमेंट से होने का मतलब ये नहीं कि वो बिहार से होंगे और अन्य राज्य से नहीं होंगे। रेजिमेंट में तो कहीं से भी शामिल हो सकते हैं, किसी भी राज्य से। तो बताइए उत्तर क्या होगा? बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका उत्तर है तेलंगाना, क्योंकि ये जो थे कर्नल बी संतोष बाबू वो तेलंगाना के थे, जबकि इनका जब जन्म हुआ था वे उस समय कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच विभाजन के बाद वो क्या हो गया? अब तेलंगाना के हैं। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा सी, ना कि बिहार। जबकि ये बिहार, आपको रेजिमेंट पूछा जाए तो उत्तर दीजिएगा बिहार रेजिमेंट से। तीसरा है, द ग्रेट रिसेट किस संगठन से संबंधित है? बताइए, द ग्रेट रिसेट, रिसेट का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो एक जो संगठन है, ये देखिए, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के जो स्वाब है, जो उनके जो प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख, उन्होंने इस कंसेप्ट का जन्म दिया है। इनका कहना है कि जो विश्व में जो है वो मंदी और जो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था संकट में घिरी है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम साथ नहीं हैं। ना ही पूंजीवादी साथ है, ना ही समाजवादी, ना ही तकनीक साथ है, ना ही शिक्षाविद, सभी जो है अलग अलग है। अगर इन सबको साथ लेकर चलना है तो क्या करना होगा? हमें जो पूंजीवाद को है वो रिसेट करना होगा, यानी कि फिर से उसे शुरू करना होगा, जो वर्तमान स्थिति है उसे बदलना होगा। तो इसी के लिए ये जो द ग्रेट रिसेट दिया गया वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया गया। हालांकि इस जो सिद्धांत है उस पर विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। सर्वप्रथम चीन ने ही इस पर विवाद उत्पन्न किया, क्योंकि उसका कहना है कि आज ये संगठन बोल रहे हैं कि पूंजीवाद को खत्म किया जाए, जबकि आपको पता है कि पूंजीवाद का जो स्रोत है वो यूरोपीय देश ही हैं। तो इस कारण से यह चर्चा में आया था। आपको बीपीएससी में पूछा गया था ना, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी प्रकार से ये भी पूछ सकता है द ग्रेट रिसेट किससे संबंधित है।
चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है? ये सारे प्रश्न हमने जो है करंट अफेयर के वीडियो में आपको बताए थे, उसी आधारित एक प्रश्न है ये सब सारे। अब बताइए कौन है? आनंदी घोष, जयंती घोष, सुषमा वर्मा, भावना कंठ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 20 लोगों को चयन किया गया है, जिसमें एक भारतीय सदस्य भी शामिल किया गया है। कौन है वो? वह है इकोनॉमिक्स है ये जयंती घोष, इनको शामिल किया गया है। याद रखिएगा, जयंती घोष को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सलाहकारी परिषद है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से पूछा गया कि वर्ष 2018 में जब 21वें विधि आयोग का अंत हो गया है तो फिर 22वें विधि आयोग का जबकि घोषणा कर दी गई है तो फिर उसका गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी कि घोषणा कर दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन अब तक उसमें सदस्यों का नियुक्ति अभी तक नहीं, यानी कि गठन अब तक नहीं किया गया। इसी कारण से यह विधि आयोग फिर से चर्चा में आया। बताइए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BS चौहान। अभी 22वें का गठन नहीं हुआ, तो इनका जो कार्यकाल है वह होता है 3 वर्ष। और ये जो है ना तो संवैधानिक संस्था है ना सांविधिक संस्था है, यानी ना तो ये इसे विधि आयोग को संविधान द्वारा बनाया गया, ना ही किसी कानून के द्वारा बनाया गया। तो फिर है क्या ये? यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब एक कार्यकारी, यानी कि सरकार के काम करने के लिए एक कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद है। यानी पूछिए आपसे कि संवैधानिक है तो आप बोलेंगे नहीं। क्या सांविधिक है? वो भी नहीं है। बताइए, हमारा पहला विधि आयोग का गठन किया गया था एक स्वतंत्र भारत के पहले और स्वतंत्र भारत के बाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए। लॉर्ड मैकाले। और जो स्वतंत्र भारत के बाद बनाया गया वर्ष 1955 में बनाया गया है। इसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बताइए कौन है? इसे तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। छठा प्रश्न है कि भारत सरकार ने हरित कर को कब से लागू करने की घोषणा की है? हरित कर जो है यानी ग्रीन टैक्स, वो जो है 15 वर्ष से पुराने जो वाहन हो जाएंगे, अगर वह फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है रिन्यूअल के लिए, तो उस पर क्या लगाया जाएगा? ग्रीन टैक्स। ये जो लगाया जाएगा कब से लगाएगा? 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2023 से या 1 अप्रैल 2024 से। आपने अखबार में पढ़ा होगा आज, बताइए। 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? सुभाष बोस, कैलाश चंद्र, अमिताभ कांत, सदैव भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? पहले देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब गठन किया गया था? 1 जुलाई 1916 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आप पढ़ते हैं ना सर विलियम जोन्स के बारे में, तो जिसकी स्थापना की थी, किसकी स्थापना?
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784 में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी स्थापना की गई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जंतुओं के संरक्षण के लिए, उसके सर्वे के लिए इसका गठन किया गया था 1 जुलाई 1916 को। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कैलाश चंद्र। 8वां प्रश्न है, ओवरसाइट बोर्ड क्या है? ए, बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई का पैनल, नासा का अंतरिक्ष विभाग, सी, फेसबुक का एक न्याय तंत्र, डी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक नया ऐप, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा होगा इसके बारे में। ओवरसाइट काफ़ी चर्चा में था, बताइए क्या है? क्या बैंकों पर नियंत्रण रखने का आरबीआई का पैनल है, या नासा का अंतरिक्ष विभाग है, या फेसबुक का न्याय तंत्र है, या कोई ऐप है? आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप है, यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को सीज कर दिया गया था, यानी कि उस पर सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये जो है फेसबुक का एक न्याय तंत्र है। इस ओवरसाइट बोर्ड में कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट, जो ये देखते हैं, जैसे कि कोई कमेंट किया इन्होंने, मान ली कि मैं ही कोई कमेंट करता हूँ और किसी की भावना को वो ठेस पहुँचाता है, तो वो क्या करेगा? इस ओवरसाइट बोर्ड को कंप्लेन करेगा कि देखिए ये जो है व्यक्ति इस भावना को ठेस पहुँचा रहा। तो ये जो बोर्ड है वो क्या करेगा? इस कमेंट को देखेगा और उस पर विचार करेगा। इसमें कई सारे विशेषज्ञ होते हैं, वो सब विचार उस कमेंट को डिलीट करते हैं या फिर उसे सस्पेंड करते हैं। तो यही काम किया था ओवरसाइट बोर्ड ने। तो ये क्या है? फेसबुक का एक न्याय तंत्र है। 9वां प्रश्न है, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर रेड डेटा बुक में किस वर्ग में दर्ज है? विलुप्त, वन में विलुप्त, संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त। विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, EW यानी कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड, और घोर संकट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड। सो आपको बताया था इसके बारे में डिटेल से। ये देखिए, स्पून बिल्ड सैंड पेपर क्या है? क्रिटिकल इंडेंजर है, यानी घोर संकटग्रस्त, है ना। देखिए ये है आपका स्पून बिल्ड हेरॉन, ये किंगफिशर की प्रजाति में आ जाता है। तुम्हारा उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? घोर संकटग्रस्त यानी कि डी। ये जो IUCN के द्वारा लिस्ट जारी किया जाता है, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकल इंडेंजर, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नॉट थ्रेटेंड मतलब खतरा नहीं है, लीस्ट कंसर्न विचार योग्य है, यानी कि इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे सकता, तभी पक्षी की मतलब जान बच सकती है। लेकिन इसमें जो है पूरी तरह से वो समाप्त हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है। EW का अर्थ है कि वन में विलुप्त हो जाते हैं, और CR का अर्थ है कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। 10वां प्रश्न है, अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 43, 44, 45, 46। पहले बताइए, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? बताइए। तो वो जो उत्तर होगा वह है 3, अधिकतम 3 लोगों को, जबकि पद्म पुरस्कार वो 120 लोगों को दिया जाता है। याद रखिएगा ना, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो है 45, C। अब तक कुल 45 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 11वां प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून का आगमन किस तिथि को होता है? 5 जून, 10 जून, 15 जून, 30 जून, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। इसका जो उत्तर है वो है 10 जून। इस तरह से आगमन होते हैं बिहार में 10 जून को।
12वां प्रश्न, हम्बोल्ट की धारा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका जो उत्तर है वह है दक्षिणी अमेरिका। जो हम्बोल्ट है वो पेरू के तट से, ये जो है इस तरह से पेरू के तट से, ये जो है एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। ये देखिए, ये पेरू, इसे हम्बोल्ट को आप पेरू भी बोल सकते हैं, पेरू धारा, ये हम्बोल्ट। ये जो है, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो आपकी क्या है? ठंडी। तो ये यहाँ से गुजरती है, देखिए। और बेंगुला भी ठंडी जलधारा जो कहाँ से? अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये जो आप रेड देख रहे हैं, ये सब जो जैसे गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये जो है क्या है? आपको गर्म जलधारा है। अगुल्हास, अगुल्हास को देखिए, ये भी अफ्रीका से गुजर रहा है, वो क्या है? गर्म है, जबकि बेंगुला ठंडी जलधारा है। अगुल्हास क्या है? गर्म, बेंगुला ठंडी। देखिए, एक ओयो शिबो, ये जापान के तट से गुजरता है, वो ठंडी जलधारा है। और क्यूर शिबो, वो उत्तर की ओर जा रहा है, वो है गर्म जलधारा। तेरहवां प्रश्न है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सही, ये भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यह है ग्रेट सैंडी डिजर्ट। कल हमने पूछा था आपसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्या है? प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। चौदहवां प्रश्न, भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस वर्ष कोई मुख्य अतिथि नहीं आए हैं? इस बार 2021 में कौन आने वाले थे? बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, जो कि पोस्टपोन कर दिए कोविड-19 के कारण। तो बताइए, डी तो हमारा सही है 2021। इसके अलावा क्या 1952, 53, 66 क्या सही है? बिल्कुल सही है, 1952, 53, 66 और 2021। इन चारों बार कोई भी अतिथि जो है हमारे गणतंत्र दिवस पर नहीं आ पाए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 15वां प्रश्न है कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में वर्ष 2022 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का कौन सा संस्करण है? बताइए, कौन सा संस्करण है? भारत में जो हुआ था वो कौन सा संस्करण था? वो था 19वां राष्ट्रमंडल खेल, 19th। तो ये जो है 21वां है, 22वां है, 23वां है या 24वां है? इसका जो उत्तर है वो है 22वां। वो कब हो जाए? 22 में, देखिए 2022 और 22वां। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के मैदान की मृदा है, यानी जो ये जो बिहार है, तो ये जो उत्तरी बिहार है, इसकी जो मृदा है पर्वतपादी मृदा है, बिल्कुल होगी, क्योंकि ऊपर जो है हिमालय का जो है रेंज है ना, हिमालय रेंज। तो पर्वतपादी तो हो जाएगा पर्वत के नीचे वाली। तराई, बिल्कुल तराई होगी, पर्वतों से नदियाँ उतरती हैं तो वो तराई होगी, उतरती है ना कई सारी नदियाँ, कमला वगैरह जो भी है। उसके बाद बलसुंदरी या भांगर मृदा, भांगर यानी कि पुरानी मृदा, जो नदी नीचे उतरती है तो धीरे धीरे वो मृदा को पीछे भी छोड़ते जाती है, और तो इसके बाद क्या बनती है? भांगर मृदा। खादर, जो नदियाँ जैसे गंगा के पास आ रही है तो एक तरह से मिट्टी की नई मृदा एक तरह से लेकर आती है, तो वो खादर हो जाएगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी ई, यानी कि चारों सही है।
17वां प्रश्न है कि दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा क्या है। हमने उत्तर भारत के उत्तरी बिहार को देखा, अब दक्षिणी बिहार, इसमें टाल मृदा आप देखते होंगे बाहर वगैरह क्षेत्र में टाल मृदा, उसके अलावा बलथर मृदा, बलुई, पुरानी मृदा, क्योंकि ये जो देखिए दक्षिणी बिहार से नदियाँ होती है वो क्या होती है कि आपकी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ ही हैं वो क्या होती है कि धीरे धीरे अपनी जो धार है वो कम कर लेती है, जिस कारण से यहाँ पर केवाल मृदा पाई जाती है, इसके अलावा कछारी मृदा। तो इसका भी उत्तर हमारा हो जाएगा इनमें एक से अधिक। 18वां प्रश्न है बिहार में यूरेनियम किस जिले में प्राप्त होने की संभावना है। बताइए, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, कैमूर में, भागलपुर में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए कहाँ पे है यूरेनियम जो है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह गया में संभावना है। उन्नीसवां प्रश्न है सोन नदी पर बनी बाणसागर नदी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है। ए उत्तर प्रदेश और बिहार, बी मध्य प्रदेश और बिहार, सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी सी। ये देखिए, ये जो बाणसागर डैम है वो सोन नदी पे बनाया गया था। ये कब खोला गया? 25 सितंबर 2006 को, और इस बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। और इसका ऑपरेटर कौन है? मध्य प्रदेश। इसकी जो शुरुआत की गई थी 14 मई 1978 को की गई थी। और शुरुआत कब हुआ, मतलब जो पूरी तरह से चालू कब हुआ? 25 सितंबर 2006 को। यानी इतने वर्ष लगे इस परियोजना को शुरू होने में। तो कहाँ पे है? सोन नदी पे। बीसवां प्रश्न है 1857 में शहीद वारिस अली किस जिले के जमींदार थे। मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ये चर्चा में क्यों आए थे? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने 27 लोगों को शहीद का दर्जा दिया है। क्या दिया है? शहीद का दर्जा दिया है, जिसमें वारिस अली का भी नाम है। ये वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वहाबी आंदोलन से। तो ये कहाँ के थे? ये जमींदार थे उस समय आपके मुजफ्फरपुर के। इक्कीसवां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। बताइए, इसका जो उत्तर है वो है बी, राज्य की जो संचित निधि है उससे दी जाती है। लेकिन अगर आपसे पेंशन पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, तो आप बोलेंगे भारत की संचित निधि से। वेतन और भत्ते तो किसे? राज्य से, जबकि पेंशन दिया जाता है आपके केंद्र सरकार की संचित निधि से, यानी कि भारत की। 22वां प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी संसद एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, डी संसद एवं विधान मंडल के सभी सदस्य, ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? नहीं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें
भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति में देखिए, जबकि राष्ट्रपति में जो सदस्य होते हैं वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्या वहाँ पे सभी था, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद और विधानसभा, यानी कि जहाँ भी, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है। अब तो JNK में भी होगा, तो वहाँ पे भी चुनाव अभी तो हुए नहीं है, इस पर प्रावधान वहाँ भी कर दिए जाएंगे। तो ये जो है संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में संसद के सभी सदस्य। हाँ, राष्ट्रपति के जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसमें ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे भाग नहीं लेते हैं, जबकि निर्वाचन में भाग लेते हैं। तेईसवा प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपोहन पे, अपकेंद्रण पे, उपक्रम परासरण या विसरण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका उत्तर बहुत ही आसान है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे यह काम करती है। 24वां प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था? ए कन्नौज प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा बल्लभी में, डी बल्लभी तथा प्रयाग में, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तय इन्हें इतिहास में क्या बोलता है? अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। तो इन्होंने जो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था वो किया था कन्नौज और प्रयाग में। तो उत्तर हो जाएगा ए। 25वां प्रश्न है कि किस रोग के उन्मूलन के लिए मेरा इंडिया अभियान शुरू किया गया? ए टीबी के लिए, बी मलेरिया के लिए, सी हेपेटाइटिस बी के लिए, डी कोविड-19 के लिए, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? मलेरिया। 2000 कब तक करना है? 30 तक मलेरिया को समाप्त करना है। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य विश्व में कब रखा गया है? विश्व में वो भी 2030 तक है। विश्व में 2030 तक, जबकि भारत में 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। किसे? टीबी का। जबकि मलेरिया 2030। जो मेरा इंडिया कार्यक्रम है 2030 तक के लिए मलेरिया को समाप्त करना है। 26वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सहजानंद सरस्वती, डी राजकुमार शुक्ल, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर बताइए। इसका जो उत्तर है वो है राजेंद्र प्रसाद, यानी बी। 27वां प्रश्न है निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? यानी कि जैविक उर्वरक। बायो फर्टिलाइजर, क्लोरेला, मोल्ड, एजोला या उपयुक्त तीनों या एक से अधिक। बताइए। इसका जो उत्तर है वो है एजोला। इसके अलावा एजेटोबैक्टर होते हैं, एजेटोबैक्टर। तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी एजोला। 28वां दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? स्पर्जिलस, लैक्टोबैसिलस, ऑक्सीटोसिन, स्टेफिलोकोकस। तो बताइए ऑक्सीटोसिन क्या बैक्टीरिया है? तो ऑक्सीटोसिन बताइए क्या वो है बैक्टीरिया? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? एक हार्मोन है, हार्मोन है। तो हमारा उत्तर तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा हमारा ए, बी, डी। तो आपको पता है इसका जो उत्तर होगा वो बी है, लैक्टोबैसिलस।
29वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन से अमेरिकी पत्रकार थे? बताइए। ए लुई फिशर, बी वेब मिलर, सी नेगली पार्सल, डी विलियम शेवर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। लुई फिशर जो है इसका उत्तर है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे 1942 में। जबकि जो वेब मिलर हैं ये कब थे? असहयोग आंदोलन के दौरान, नॉन कॉन्फरेंशियल मूवमेंट के दौरान कौन थे? वेब मिलर। तो उत्तर हो जाएगा आपका लुई फिशर। याद रहेगा, लुई फिशर। कब? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 30वां प्रश्न है बिहार में कहां पर टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना की जाएगी? आरा, पटना, कहलगांव, नालंदा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। इसका जो उत्तर है वो है कहलगांव। कहाँ पे है? भागलपुर में। वैसे आपको पता है भागलपुर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, तो टेक्सटाइल और हैंडलूम कहाँ बनेंगे? वो भागलपुर। 31वां प्रश्न, वो आज बोनस के रूप में है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक लंबा चैप्टर है, वो हम इकोलॉजी में देखेंगे। इकोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो ये जो आप वैसे तो अभी पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है कि 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर इसे जोड़ के पढ़ाया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल आपके ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ाने के लिए कई सारे जो सम्मेलन को पढ़ाना पड़ेगा, कई सारे संगठन इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न में सिर्फ आप ये देख लीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल अभी किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। कल जो होगा, कल प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कल मेंस का एक टॉपिक होगा, मेंस का टॉपिक होगा। यानी कल आपको ये सेट 8 जो है वो परसों मिलेगा, यानी फ्राइडे को। और कल जो है हमारा कौन सा होगा? एक मेंस का टॉपिक चलेगा। इस तरह से चलाएंगे, तो क्योंकि अभी प्रीलिम्स में समय काफ़ी है तो अभी मेंस को भी हम देखते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।